अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम हारिस है और मैं कई सालों से लंदन में नौकरी कर रहा था। परदेस में तन्हाई का अज़ाब काटना कितना मुश्किल होता है, ये बात हम परदेसी ही जानते हैं। और मैं तो परदेस में रहकर ही दिन रात अपनी बीवी की फ़िक्र में घुलता रहता था। मेरी अम्मा की वफ़ात के बाद वो बिल्कुल तन्हा रह गई थी। मेरी और निम्रा की शादी को ज़्यादा अरसा नहीं हुआ था और जब मैं छुट्टी पर पाकिस्तान आया तो मैंने उससे शादी कर ली थी और फिर नौकरी की खातिर मुझे दोबारा वापस लंदन पहुंचना था। इसीलिए मैं शादी के एक महीने बाद ही उसे अम्मा के पास छोड़कर लंदन आ गया था। मेरी अम्मा काफ़ी सालों से मेरे बगैर अकेली रह रही थी। मेरी बीवी शादी के बाद उनके साथ रहने लगी तो उसने मुझे ऐसी बात बताई कि मैं दंग रह गया था। मुझे तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आ रहा था कि ये कैसे मुमकिन है। निम्रा ने मुझे बताया कि मेरी माँ को बहुत सारी बीमारियाँ हैं और वो मुझसे अपनी बीमारियों की बातें छुपाती हैं। ये सुनकर मेरा दिल दहल गया था, क्योंकि मैं तो यही समझता था कि मेरी माँ बिल्कुल सेहतमंद है और अकेले बिल्कुल ठीक ज़िंदगी गुजार रही हैं। और निम्रा ने मुझे बताया कि अम्मा मेरी परेशानी का सोचकर मुझे कुछ नहीं बताती, इसलिए मैं भी इनसे इस बात का जिक्र न करूं कि निम्रा ने मुझे सब कुछ बता दिया है। और फिर उसने अम्मा के इलाज के लिए मुझसे मज़ीद पैसे मंगवाए और अम्मा का इलाज शुरू कर दिया। निम्रा पाबंदी से मुझसे फ़ोन पर राब्ते में रहती और अम्मा की तबीयत के बारे में मुझे बताती रहती। मैं खुश था कि मैंने एक ऐसी लड़की से शादी की है जिससे मेरी माँ का बहुत ज़्यादा ख्याल है। जब भी मैं अपनी माँ से बात करने की ख्वाहिश का इजहार करता तो पता चलता कि अम्मा सो रही हैं और निम्रा वीडियो कॉल पर मेरी सोती हुई माँ मुझे दिखा दिया करती थी और मुझे इत्मीनान हो जाता। मेरी शादी को ये चौथा महीना था। मैं दफ्तर में अपने कामों में मसरूफ़ था जब एक दिन मेरे दोस्त ने मुझे आकर बताया कि तेरे घर से फ़ोन आया है। तब मैं फ़ौरन काम छोड़कर टेलीफोन की तरफ भागा था। मैंने जैसे ही फ़ोन उठाया, दूसरी तरफ से निम्रा की रोती हुई आवाज़ सुनाई दी। मैं एकदम परेशान हो गया। वो कह रही थी कि हारिस, हम पर क़यामत टूट पड़ी है, अम्मा का इंतकाल हो गया है, सब कुछ ख़त्म हो गया, तुम बस वापस आ जाओ। ये सुनना था कि मुझ पे तो जैसे सख्ता तारी हो गया था और मुझे अपने कानों पर यकीन नहीं आया। मैंने गुस्से में इसे डांटा और कहा कि तुम्हारा दिमाग तो ठीक है, कैसी बातें कर रही हो। मैं 4 महीने पहले ही अपनी माँ को बिल्कुल ठीक ठाक छोड़कर आया था। मैं मानता हूँ कि वो बीमार थीं, लेकिन इस कदर भी बीमार न थी कि यूं अचानक मुझे छोड़कर चली जाएंगी। मैं तो अपने आप पर से काबू खो बैठा था। मेरे हाथ से रिसीवर छूटकर गिर गया था। मेरे दोस्तों ने मुझे जैसे तैसे संभाला था। फिर कंपनी के मालिक से बात की और मुझे हफ्ते की छुट्टी मिल गई। मैं अगली फ्लाइट से घर लौटा तो अपनी माँ का मुर्दा वजूद देखकर ज़ारो कतार रोने लगा। मैं इतना बदनसीब था कि अपनी माँ से आखिरी मुलाकात भी ना कर पाया था। मैं तो बस परदेश में रहकर पैसे कमाता और उनके अकाउंट में भेज दिया करता था। वो यहाँ क्या करती थी, क्या हालात थे, मुझे कुछ नहीं मालूम था। अगर मेरी बीवी मुझे इनकी बीमारी के बारे में ना बताती तो शायद मैं अब भी गाफिल ही होता। निम्रा ने मुझे बहुत मुश्किल से संभाला और जब एक हफ्ते बाद मुझे वापस लंदन जाना था तब मैं ये सोचकर परेशान हो गया कि अब मैं निम्रा को किसके आसरे पर छोड़कर जाऊंगा। इसके वालिदैन का घर दूसरे शहर में था और इसका यहाँ कोई भी नहीं था। दूसरे शहर में भी एक भाई था जिसे निम्रा की कोई ख़ास फिक्र नहीं थी, इसलिए वो अपने मैके भी नहीं जाना चाहती थी और मैं भी ये नहीं चाहता था कि मेरे घर को ताला लगे। मेरा बस चलता तो मैं इसे भी अपने साथ लंदन ले आता, मगर मैं खुद कंपनी की तरफ से दिए गए एक छोटे से अपार्टमेंट में ही रहा करता था, जहाँ मेरे साथ 9 लड़के और रहायश पजीर थे। मेरी तनख्वाह इतनी नहीं थी कि मैं अपनी बीवी को अपने साथ ले जाकर लंदन की महंगी तरीन ज़िंदगी अफोर्ड कर सकता। मेरा ख्याल था कि मैं कुछ ही अरसे में इतना पैसा कमाकर यहाँ बैठ सकता हूँ कि हम दोनों सारी ज़िंदगी आराम से कोई कारोबार करके यहाँ गुजारा कर लेते और फिर मुझे कभी दोबारा परदेश काटने न जाना पड़ता। इसलिए बहुत सोच समझकर मैंने एक एजेंसी से रब्ता किया और एक गार्ड को अपनी बीवी के लिए मुकर्रर कर दिया और अम्मा के बाद सब कुछ निम्रा के नाम पर कर दिया ताकि वो आसानी से बैंक से मेरी भेजी हुई रकम हासिल कर सके। मैंने इसे कह दिया था कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा रकम भेजूंगा जिसे वो जमा करती रहे और फिर कुछ अरसे बाद मैं लंदन की नौकरी छोड़ दूंगा।
और यहाँ आकर कोई कारोबार खड़ा कर लूँगा। ये सुनकर वो बहुत खुश हो गई थी। मैंने निम्रा के अकाउंट में बहुत सारे पैसे भी डलवा दिए थे, लेकिन जब इसे छोड़कर जाने का वक्त आया तो इतना कुछ करके भी मुझे सुकून नहीं मिला था। मैं लंदन में जब भी काम से फारुग होता अपनी बीवी को फ़ोन करता, लेकिन कभी वो बात कर पाती तो कभी काम में मसरूफ़ होती। पिछले कुछ दिनों से वो बहुत थकी थकी लगती थी। मुझे लगता था कि जैसे इसे कोई तकलीफ़ या कोई बीमारी हो। मेरे पूछने पर वो कुछ ना बताती, और फिर एक दिन अचानक ही फ़ोन आया और मुझे ऐसी खबर मिली कि मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई। मेरी माँ के इंतकाल को 3 महीने गुजर गए थे और एक दफ़ा फिर मेरी ज़िंदगी उलट कर रह गई थी। ये फ़ोन मेरे साले का था। उसने मुझे बताया कि निम्रा का अचानक इंतकाल हो गया है। वो पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा गुर्दों की तकलीफ़ में मुब्तला थी और फिर पता चला कि उसके गुर्दे पूरी तरह से ख़राब हो गए हैं। वो बाकायदगी से इलाज करवा रही थी, लेकिन शायद मौत ही इसके नसीब में थी। अपने साले की बात सुनकर मेरे सर पर आसमान गिर पड़ा था। निम्रा की मौत ने मुझे हिला कर रख दिया था, क्योंकि मैंने इसे मोहब्बत की शादी की थी और बड़ी मुश्किल से अपनी माँ को शादी पर राज़ी किया था। इस सदमे ने मुझे निढाल कर दिया था। इस दफ़ा मुझे मेरी कंपनी ने छुट्टी देने से इनकार कर दिया, क्योंकि 2 महीने पहले ही तो मैं छुट्टी लेकर गया था और लंदन के कवानीन बड़े सख्त थे। यहाँ नौकरी में बार बार छुट्टी का मिलना इतना आसान नहीं था। इसीलिए मजबूरन मैंने वो नौकरी छोड़ दी और बीवी की आखिरी रसूमात के लिए लौट आया। लेकिन यहाँ पहुँचकर मुझे एक और धचका लगा था। घर के बाहर जो गार्ड खड़ा था उसने मुझे सलाम किया और बताया कि बेगम साहिबा को दफना दिया गया है और उनके घर वाले वापस दूसरे शहर चले गए हैं। ये सुनकर मैं सकते में ही आ गया था। मेरे ससुराल वालों ने मेरी वापसी का इंतज़ार भी नहीं किया था और मेरी बीवी को दफना भी दिया था। मैंने गुस्से में अपने साले को फ़ोन मिलाया तो वो कहने लगा कि आपी की हालत बहुत ख़राब थी और उनकी मैयत को ज़्यादा देर नहीं रखा जा सकता था, इसलिए इसकी तदफीन की और वापस लौट गया। ये कहकर उसने फ़ोन काट दिया। मैं पूरी तरह से बिखर चुका था। अपनी माँ से आखिरी वक्त में बात न करने का गम था और अब अपनी बीवी की शक्ल भी नहीं देख पाया था। मैं चक्कर खा कर गिरने ही वाला था कि गार्ड ने मुझे संभाला और मेरे कमरे तक मुझे पहुंचा दिया। आज तक मैंने अपने घर में ऐसी वहशत महसूस न की थी। जहाँ नज़र उठाता मुझे निम्रा की याद आ जाती। मेरी अम्मा का कमरा भी बंद था। मैं अपने कमरे में चला गया। मुझे कुछ होश नहीं था। मुझे समझ ना आए कि मैं क्या करूं। मेरी तो दुनिया ही लुट गई थी। ना माँ रही थी और ना ही मोहब्बत करने वाली बीवी। मैं जाता तो कहाँ जाता। नौकरी भी मैं छोड़ आया था। मेरी हंसती खेलती ज़िंदगी को न जाने किसकी नज़र लग गई थी। मैंने अपने साले को दोबारा फ़ोन करने की कोशिश की ताकि तफसील से पूछ सकूं कि हुआ क्या था। आखिर निम्रा अचानक कैसे मर गई और फिर इसकी तदफीन किस कब्रिस्तान में हुई थी। मुझे तो ये भी इल्म नहीं था कि मैं कम से कम इसकी कब्र पर जाकर फातिह ख्वानी तो कर रहा हूँ, लेकिन इसका फ़ोन बंद जा रहा था। मुझे ऐसा रोग लगा था कि मैंने सबसे बातचीत ख़त्म कर दी थी। सारा वक्त मैं अपने कमरे में बंद रहता। मेरा गार्ड आकर मुझसे खाने पीने का पूछ लेता। उसका नाम फारस था और वो बहुत मेहरबान था। कभी मैं इसे मना कर देता तो वो खुद ही ज़बरदस्ती मुझे खाना लाकर दे दिया करता था। मुझे पाकिस्तान आए 15 दिन गुजर गए थे, लेकिन मेरी हालत में कोई फ़र्क नहीं आया था। आखिरी दीदार ना सही, लेकिन अगर मुझे मेरी बीवी की कब्र की मिट्टी ही मिल जाती तो शायद मुझे इससे करार आ जाता। 15 दिन बाद मेरी हालत कुछ संभली तो मैं अपनी माँ के कमरे में गया और अपनी माँ के तकियों को सीने से लगाकर फूट फूट कर रो पड़ा। मेरा सारा वजूद शदीद बुखार में तप रहा था और मैं बिल्कुल बेहाल था। मेरा गार्ड किसी काम से मेरे पास चला आया। मेरी ऐसी हालत देखकर वो परेशान हो गया। उसने मुझे डॉक्टर के पास ले जाने की कोशिश की, लेकिन मैंने साफ इनकार कर दिया। मैं रोता चला जा रहा था। मैंने रोते हुए उसको बताया कि मैं अपनी माँ से बहुत मोहब्बत करता था। माँ ने मुझे अपनी सारी जवानी लगाकर तन्हा पाला था, क्योंकि मेरे अब्बा का बहुत पहले इंतकाल हो गया था और मैं अपनी माँ के पास आखिरी लम्हात में मौजूद नहीं था। ये दुख मुझे जीने नहीं देता। वो मेरी जिम्मेदारी थी, लेकिन मैं पैसे की खातिर इसे भी छोड़कर चला गया और देखो मेरी बीवी भी मुझसे जुदा हो गई। ये सब शायद मेरे गुनाहों की सज़ा है।
اگر میں اپنی ماں کی خدمت کرتا اور یہیں رہتا تو شاید آج یہ سب نہ ہوتا۔ میرا دکھ دیکھ کر وہ گارڈ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور کہنے لگا کہ مالک، خدا کے واسطے خود کو سنبھالیے اور اس طرح اپنی زندگی برباد نہ کریں۔ جانے والوں کے پیچھے اس طرح اپنی زندگی ختم کر لینا کوئی عقل مندی تو نہیں ہے۔ لیکن مجھ پر اس کی باتوں کا کوئی اثر نہ ہوا تو وہ روتے ہوئے کہنے لگا کہ مالک، آپ میرے ساتھ میرے گھر چلیں، میں آپ کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں۔ وہ زبردستی کر کے مجھے اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا اور جیسے ہی میں اس کے گھر میں داخل ہوا تو میری آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی اور مجھے اپنی بصارت پر یقین نہ آیا۔ اس کے گھر کی دیواروں پر ہر جگہ میری بیوی کی تصاویر موجود تھیں، جس میں وہ فارس کے ساتھ بڑے ہی بے باک انداز میں کھڑی تھی اور میں حیرت سے اس تصویروں کو دیکھ رہا تھا۔ اور اگلے ہی لمحے میں نے فارس کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ یہ سب کیا ہے؟ تم کون ہو اور میری بیوی کے اس قدر قریب کیوں موجود ہو؟ غصے سے میرا دماغ خراب ہو رہا تھا۔ فارس نے مجھے چارپائی پر بٹھایا اور کہنے لگا کہ میں سب کچھ بتاتا ہوں، آپ بیٹھ جائیں۔ وہ خود بھی میرے سامنے کرسی رکھ کر بیٹھ گیا۔ اس کا سر جھکا ہوا تھا۔ وہ ایک 28 سال کا لڑکا تھا جسے آج میں پہلی دفعہ اتنے غور سے دیکھ رہا تھا۔ میرے اندر ایک آگ لگی ہوئی تھی۔ اس کا میری بیوی کے ساتھ اس قدر بے تکلفانہ انداز مجھے جلا کر راکھ کر رہا تھا۔ میں جاننا چاہتا تھا کہ ان دونوں کے بیچ کیا تعلق رہا تھا۔ فارس نے آہستہ سے مجھے بتانا شروع کیا کہ وہ اور نمرا ایک ہی علاقے میں رہا کرتے تھے اور وہ شروع سے ہی نمرا سے بہت محبت کرتا تھا اور اس نے باقاعدہ اس سے اظہار محبت کیا تھا۔ لیکن پھر اچانک نمرا کی زندگی پوری طرح سے بدل گئی تھی۔ وہ کالج جانے لگی تو اس کی سوچ اور اس کی بات چیت میں بہت فرق آ گیا۔ وہ ہمیشہ اونچی اونچی ہواؤں میں اڑنے لگی، بڑی بڑی باتیں کرتی۔ اسے کسی ایسے لڑکے سے شادی کرنا تھی جس سے شادی کر کے اس کی زندگی بدل جاتی۔ اس کی فیملی میں صرف اس کا ایک بھائی تھا اور وہ بھی اپنی دنیا میں مگن رہتا تھا۔ دونوں ہی بہن بھائی ایک دوسرے سے بہت دور تھے، اس لیے نمرا پر کوئی روک ٹوک کرنے والا نہیں تھا۔ جب میں نے نمرا کے لیے رشتہ بھیجا تو اس نے میری محبت کو یہ کہہ کر ٹھکرا دیا کہ وہ مجھ جیسے غریب لڑکے سے شادی نہیں کر سکتی۔ اس انکار سے جہاں میرے ماں باپ کی عزت کو دھچکا لگا تھا، وہیں میری محبت کا بھرم بھی ٹوٹ گیا تھا۔ یہ ساری تصاویر ان دنوں کی ہی ہیں جب وہ میری محبت کے گن گایا کرتی تھی۔ پھر اس نے محبت سے اپنا دامن چھڑا لیا تھا، مگر میں اس کی یادوں سے نہ نکل سکا اور اس کے غم میں گھلنے لگا تھا۔ میں نے اس کے آگے ہاتھ پاؤں جوڑے، اس سے کہا کہ میں اس کے لیے بہتر مستقبل حاصل کر لوں گا، لیکن وہ تو راضی ہی نہ ہوئی۔ اور پھر کچھ ہی مہینوں بعد مجھے پتا چلا کہ اس نے کسی لندن کے لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ اس لڑکے کو اس نے فیس بک پر اپنی محبت کے جال میں پھنسایا تھا۔ وہ لڑکا اس کی خوبصورتی اور میٹھی میٹھی باتوں میں آ گیا تھا۔ جس طرح اس نے مجھے اتنے سال اپنی میٹھی میٹھی باتوں میں الجھا کر رکھا ہوا تھا، بالکل اسی طرح اس نے اس لڑکے کو بھی پھنسا لیا اور وہ لڑکا اپنی ماں کے خلاف جا کر اس لڑکی سے شادی کرنے یہاں چلا آیا تھا۔ نمرا نے نہ صرف اس لڑکے سے شادی کی بلکہ حق مہر کے نام پر لمبی چوڑی رقم بھی وصول کی اور کافی ساری جائیداد بھی اپنے نام لکھوا لی۔ اور اس کے بعد جب وہ لڑکا واپس چلا گیا تو کچھ ہی عرصے بعد اسے خلا کے پیپرز بھجوا دیے اور اس سے جان چھڑوا لی۔ فارس کی بات سن کر مجھے لگا تھا کہ وہ میری بات کر رہا ہے، لیکن وہ تو کوئی اور ہی کہانی سنا رہا تھا۔ میں نے اسے گریبان سے پکڑ لیا اور کہا کہ میری بیوی نے مجھ سے کوئی خلا نہیں لی تھی۔ میری بات سن کر وہ مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں جانتا ہوں اس نے آپ سے خلا نہیں لی ہے۔ میں تو آپ کو اس کے پہلے شوہر کا قصہ سنا رہا ہوں، آگے اور بھی بہت کچھ سنانے کے لیے ہے۔ پہلے شوہر کا قصہ، ایسے جملے نے مجھے اچھلنے پر مجبور کر دیا تھا۔ کیا میں نمرا کی زندگی میں آنے والا پہلا مرد نہیں تھا؟ محبت کے وہ دعوے جو وہ مجھ سے کیا کرتی تھی، کیا وہ سب جھوٹ تھے؟ فارس نے بتایا کہ اس کی خلا ہوئی تو فارس کو دوبارہ سے اپنے لیے راستہ نظر آنے لگا تھا۔ وہ اپنی محبت کی فریاد لے کر نمرا کی چوکھٹ پر پھر گیا تو نمرا نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ وہ اب صرف ایسے ہی لوگوں سے شادی کرے گی جو پردیس میں رہتے ہیں اور یہاں صرف اپنی کمائی بھیجا کرتے ہیں۔ نمرا کافی امیر ہو چکی تھی۔ اس نے اپنے لندن والے شوہر سے بہت کچھ لوٹا تھا اور پھر اس کے بعد کچھ ہی دنوں میں اس نے دوبارہ سے کسی نئے لڑکے کو پھنسا لیا تھا
वो जहाँ जाती मैं इसके पीछे पीछे ही था। इसकी मोहब्बत ने मुझे उलझा के रखा हुआ था। मैं अपना घर बार सब कुछ छोड़कर इस बेवफा के पीछे ख्वार हो रहा था। देखते ही देखते निम्रा ने एक और ऐसे लड़के से शादी कर ली जिसकी सिर्फ एक बहन यहाँ थी और वो भी शादीशुदा थी। वो लड़का जब वापस आया तो उसने भी निम्रा के लिए बहुत कुछ किया। उसने जेवर के नाम पर लाखों रुपए का सोना चढ़ा दिया और फिर इसके जाने के कुछ अरसे बाद ही निम्रा ने पहले की तरह इससे भी खुला ले ली। इस तरह वो अमीर लड़कों से शादी करती। उनके घर वाले तो पहले ही निम्रा के खिलाफ होते थे, इसलिए जब वो इन्हें छोड़कर फरार होती तो घर वाले भी कोई एक्शन न लेते और इस तरह निम्रा अच्छा खासा पैसा लूट चुकी होती। उसने 4 शादियां कर ली थी और फिर 5वीं शादी उसने आपसे की। लेकिन आपकी माँ बहुत समझदार औरत थी। वो पहले ही दिन निम्रा के तौर तरीके जान गई थी। उन्होंने निम्रा पर पाबंदियां लगाना शुरू कर दी और पैसे के नाम पर सिर्फ ज़रूरत का खर्च देना शुरू कर दिया। ये बात निम्रा से बर्दाश्त न हुई क्योंकि इस बार इसे अपना मंसूबा नाकाम होते दिखाई दे रहा था। इसलिए निम्रा ने बड़ी चालाकी से आपकी माँ को आहिस्ता आहिस्ता मौत की दवाई देना शुरू की और कुछ ही अरसे में आपकी माँ को नींद में हार्ट अटैक आ गया था और वो गुजर गई। ये बात मुझे उस वक्त पता चली जब आपने मुझे अपने बंगले पर गार्ड रखा था और खुद लंदन चले गए थे। ये इत्तेफाक था, ये किस्मत। मैं निम्रा के पीछे पीछे जब इस शहर में आया तो यहाँ मैंने गार्ड की नौकरी कर ली। जब आपने गार्ड की तलाश शुरू की तो मैं ही आपके बंगले का गार्ड बनकर आ गया। मुझे पास वालों से आपकी वालदा के अचानक इंतकाल का पता चला तो मैंने निम्रा पर दबाव डालकर उससे सारी हकीकत जान ली थी और उसने आपकी माँ को जान से मार दिया था और आपको यहाँ पूरी तरह से कंगाल कर दिया और फिर अपनी मौत का झूठा नाटक रचाकर फरार हो गई। इसे लगा था कि इस बार इसका सच बताने के लिए कोई बाकी नहीं बचेगा और शायद ऐसे ही होता, लेकिन मुझे आपका इंतज़ार था। जब मैंने आपकी हालत देखी तो मैं आपको छोड़कर ना जा सका। मुझे लगता था कि कुछ दिनों में आप संभल जाएंगे, लेकिन आप तो बिल्कुल ही बिखरे हुए थे। जब मैंने आपकी हालत देखी तो फैसला कर लिया कि मैं आपको सब कुछ सच सच बता दूंगा। आप एक बेवफा के पीछे इस तरह अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। आपकी बीवी निम्रा जिंदा है और वो कहीं किसी और दूसरे शहर में किसी नए परदेसी को अपना निशाना बनाने में मसरूफ़ होगी। यही इसका काम है और यही सब इसे आता है। आपकी दौलत और आपकी माँ के जेवरात की खातर उसने आपकी माँ की जान ले ली। अब आप सोचिए वो किस कदर संगदिल होगी। काश मैं आपको सब कुछ पहले ही बता देता तो ये सब कुछ ना होता, लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि वो इस कदर हद से तजावज़ कर जाएगी। अब कैसे ऐसी लड़की के लिए अपने आप को बर्बाद कर सकते हैं जिसने आपसे पहले भी 4 शादियां कर रखी हैं। इसका भाई भी इसके साथ मिला हुआ है और वो भी बहन के हराम के पैसों पर ऐश करता है। फारस की बातों ने मुझ पर सख्ता तारी कर दिया था। मैंने किस तरह की लड़की को अपनी ज़िंदगी में शामिल कर लिया। उसने बीवी बनकर मुझे नागन की तरह डसा था। मेरी माँ को मौत के घाट उतार दिया और मुझे पछतावे की आग में जलने के लिए छोड़ गई थी। फारस मुझसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांग रहा था, जबकि इसका कोई कसूर नहीं था। मैंने इसे माफ़ कर दिया। वो मेरे ही बंगले पर गार्ड की नौकरी करने लगा। मैंने यही नौकरी तलाश कर ली। मेरा बैंक अकाउंट खाली पड़ा था, ना मेरी माँ के जेवरात थे और ना ही बाकी कोई पैसा बचा था। मगर फिर आहिस्ता आहिस्ता अल्लाह ताला ने मुझे सब्र दे दिया और फिर फारस का साथ मेरे लिए वो नेमत बन गया। वो गार्ड से कहीं ज़्यादा मेरा दोस्त बन चुका था। मेरी ईमानदारी और मेहनत ने मुझे बहुत तरक्की दिलवाई थी। इस तरह 2 साल गुजर गए थे। फारस ने अपनी बहन का रिश्ता मेरे लिए दिया था। मैंने बाखुशी इसकी सीधी सादी नेक बहन से शादी कर ली और अपनी ज़िंदगी में पूरी तरह से खुश हो चुका था। और फिर एक दिन मैंने एक औरत को गंदे से हुलिये में अपने दरवाजे पर भीख मांगते देखा था। मैं उस वक्त घर से निकल रहा था। इसे देखकर रुक गया। वो मेरे आगे हाथ फैलाए कुछ पैसे मांग रही थी। मैं इस आवाज़ को लाखों में भी पहचान सकता था। मैंने जब आहिस्ता से पुकारा निम्रा तो इसकी आंखों से आंसू गिरने लगे और फिर उसने अपने चेहरे से नकाब हटा दिया। इसकी हालत बहुत ही ख़राब हो रही थी और वो कुछ पैसे मांग रही थी। मेरे पूछने पर उसने बताया कि इसे एड्स जैसी ख़तरनाक बीमारी हो गई है क्योंकि पैसे कमाने की हिर्स में न जाने कितने मर्दों के साथ ताल्लुक़ कायम कर चुकी थी।
اس وجہ سے وہ اس بیماری میں مبتلا ہو گئی ہے۔ اب نہ ہی اس کی صحت بہتر ہے اور نہ ہی کوئی اس سے شادی کا خواہش مند ہے۔ میں نے ایک نظر اس کے وجود پر ڈالی اور کچھ پیسے نکال کر اس کے ہاتھ پر رکھ دیے۔ وہ مجھ سے معافی مانگ رہی تھی، مگر میں آگے کی طرف چل پڑا تھا اور میں سوچنے لگا کہ یہ دنیا کیسی جگہ ہے جہاں ہر کسی کو اپنے عمل پر مکافات عمل کے لیے تیار رہنا چاہیے۔ آخرت کا عذاب تو بعد میں بھگتنا ہی ہوگا، لیکن اس سے پہلے دنیا میں ہی مکافات عمل کا سلسلہ شروع ہو جائے گا۔ آج کے دور میں نمرہ جیسی لڑکیاں بہت زیادہ ہو چکی ہیں جو پیسے کی ہوس میں اپنے گھروں کو اجاڑ دیتی ہیں۔ میری پیاری بہنوں اور بیٹیوں، خدا را اپنی عزتوں کا خیال رکھیں، اپنے گھر کو آباد کریں۔ پیسے سے بہت زیادہ اہم وہ رشتے ہوتے ہیں جو آپ سے محبت کرتے ہیں۔